हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दाइमा। आपको एमपीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए सेकेंड पेपर का फर्स्ट पार्ट पढ़ा रहा हूं, जिसका नाम है संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीति तथा प्रशासनिक संरचना। फ्रेंड, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं विकासशील समाज में लोक प्रशासन तथा इससे संबंधित फ्रेड डब्ल्यू रिक्स के विचार। ठीक है, तो पिछली क्लास में मैंने आपको विकासशील समाज के बारे में पढ़ाया था। अब आज इसमें जो विकासशील समाज होता है, तो विकासशील समाज में लोक प्रशासन किस प्रकार से कार्य करता है, तो इसके संबंध में फ्रेड डब्ल्यू रिक्स के विचार क्या है, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो चलिए इसमें देखिए, शुरू करते हैं। तो इन्होंने विकासशील देशों की जो प्रशासनिक व्यवस्था होती है, तो प्रशासनिक व्यवस्थाओं के अध्ययन में इन्होंने एक विस्तृत परिप्रेक्ष्य में प्रशासनिक, आर्थिक, तकनीकी, राजनीतिक कारकों, संचार कारकों के बीच में इन्होंने संबंध का विश्लेषण किया था। इसके बाद फिर उन्होंने कहाँ पर यह अध्ययन किया था, तो आपको याद रखना है। तो इन्होंने थाईलैंड और फिलीपींस, इन देशों में अध्ययन किया था। ठीक है, और उन्होंने इनका अध्ययन करने पर उदाहरण देकर यह बताया था कि किस प्रकार वहाँ का जो वातावरण होता है वह प्रशासनिक व्यवस्थाओं को प्रभावित करता है। ठीक है, तो उन्होंने यह सिद्ध किया था कि प्रशासनिक व्यवस्थाओं को किसी न किसी रूप में वहाँ का वातावरण, वहाँ का परिवेश प्रभावित करता ही है। तो देखिए इसमें आगे, तो फ्रेड डब्ल्यू रिक्स होते हैं, तो रिक्स के विश्लेषण का जो केंद्र बिंदु था, तो उनका केंद्र बिंदु समपार्श्वी समाज था। ठीक है, समपार्श्वी समाज मतलब इसको इंग्लिश में प्रिज्मेटिक कहते हैं, और इसका जो अर्थ होता है वह होता है विकासवादी समाज या विकासमान समाज। ठीक है, तो उन्होंने जो समपार्श्वी समाज था, तो समपार्श्वी समाज में सामाजिक संरचनाओं की महत्वपूर्ण तत्वों और इस समाज के जो प्रशासनिक उपतंत्र थे, तो प्रशासनिक उपतंत्र के साथ उनकी पारस्परिक क्रिया का अध्ययन उन्होंने किया है। इसके बाद फिर इस प्रशासनिक उपतंत्र को रिक्स ने साला कहा था। ठीक है, तो इसको क्या कहा था उन्होंने? साला कहा था। किसको? तो यहाँ पर जो इनका प्रशासनिक तंत्र होता है, तो इस प्रशासनिक तंत्र को उन्होंने साला कहा था। और साला, इसका अर्थ क्या होता है? तो साला का अर्थ हो जाता है सरकारी कार्यालय, है ना। तो उन्होंने कहा था कि जो प्रशासनिक तंत्र होता है इसको उन्होंने साला कहा था। और रिक्स की जो मुख्य रुचि थी, तो इनकी जो मुख्य रुचि थी वह समपार्श्वी समाज या विकासमान समाज या प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रकाश डालने में रही है। तो उन्होंने ज़्यादा किस पर जोर दिया था? तो जो समपार्श्वी समाज है, यहाँ पर जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी, इनकी प्रशासनिक व्यवस्थाओं का वर्णन करने के लिए इन्होंने प्रयास किया था। इसके बाद फिर रिक्स ने बहुकार्यात्मक एवं अल्प कार्यात्मक समाजों की रूपरेखा को भी इन्होंने परिभाषित किया है। ठीक है फ्रेंड, तो ये सब आपको इसमें ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए, पहला आ जाता है इसमें बहुकार्यात्मक समाज, जिसको फ्यूज्ड कहा जाता है। तो बहुकार्यात्मक समाज के बारे में रिक्स ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। इसके बाद में रिक्स ने बहुकार्यात्मक समाज की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए साम्राज्यवादी चीन और इसके बाद थाईलैंड, इनको इन्होंने उदाहरण के रूप में चुना था। और इन समाजों का अध्ययन करने के बाद इन्होंने निष्कर्ष प्राप्त किया और उसकी कुछ विशेषताएं बताई हैं। तो इसकी विशेषताएं क्या हैं? तो देखिए इसमें, तो निष्कर्ष निकालने के बाद में उन्होंने कुछ विशेषताएं बताई हैं इस बहुकार्यात्मक समाज की। तो पहली विशेषता उन्होंने बताई कि इन समाज में या इस समाज में कार्यों का कोई वर्गीकरण नहीं था और एक संरचना अनेक प्रकार के कार्य करती थी। उन्होंने कहा कि ये जो बहुकार्यात्मक समाज है, यहाँ पर कोई एक निश्चित वर्गीकरण नहीं है। यहाँ पर जो एक ही संरचना होती है, मतलब जो एक ही विभाग होता है, वह ढेर सारे कार्य करता है। और ये समाज कृषि पर आधारित अधिक निर्भर थे तथा उनका औद्योगिकरण और आधुनिकीकरण नहीं हुआ था। मतलब ये जो समाज है बहुकार्यात्मक समाज, यह किस पर आधारित था? तो उन्होंने कहा कि यह कृषि पर निर्भर था और यहाँ पर औद्योगिकरण मतलब उद्योग यहाँ पर ज़्यादा नहीं थे। इसके बाद उन्होंने कहा कि इन समाजों की आर्थिक व्यवस्था उस विनिमय के कानून तथा परिवर्तन व्यवस्था पर आधारित थी, जिसे रिक्स ने पुनर्वितरण रूप कहा था। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। ठीक है, अब इसके बाद फिर अगला आ जाता है इसमें, जिन देशों को रिक्स ने उदाहरण के रूप में चुना था, उन देशों में प्रशासन शाही परिवार ने एक
बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी तथा राजा एवं उसके द्वारा मनोनीत अधिकारी सभी प्रकार के प्रशासनिक, आर्थिक आदि कार्य स्वयं ही करते थे। इसके बाद फिर आर्थिक तथा प्रशासनिक कार्य करने की कोई अलग व्यवस्था वहां पर नहीं थी। इसके बाद फिर सरकार तथा जनता के बीच सामान्यतः संबंध निचले स्तर पर थे। इसके बाद फिर उन्होंने कहा कि सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होती थी, जबकि जनता सरकार के सारे आदेशों का पालन करती थी और सरकार के आदेश का पालन करने के लिए जनता बाध्य भी होती थी। लेकिन जो राजा होता, जो सरकार होती है, तो सरकार का कोई उत्तरदायित्व तो जनता के प्रति नहीं होता था। ये इन्होंने ऐसा बताया इस समाज के बारे में। फिर इसके बाद में जनता किसी भी चीज की आशा किए बिना राजा को अपनी सेवाएं तथा भौतिक वस्तुएं देकर उनके प्रति सम्मान प्रदर्शित करती थी। अब देखो यहाँ पर कैसा समाज है ये, तो ये इन्होंने बताया है कि जनता राजा से किसी प्रकार की कोई उम्मीद नहीं रखती थी, लेकिन जनता राजा को अपनी समस्त सेवाएं प्रदान करती थी, वस्तुएं देती थी और उसका सम्मान करना पड़ता था। ठीक है, ये इन्होंने बताया समाज के बारे में फ्रेंड, जो आपको याद रखना है। ठीक है, 5 नंबर में ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है। अब इसके बाद में अगला समाज आता है अल्प कार्यात्मक समाज। तो अल्प कार्यात्मक समाज को उन्होंने डिफ्रैक्टेड कहा है। तो देखिए, रिक्स ने इस समाज के बारे में कुछ विशेषताएं व्यक्त की हैं। तो कौन कौन सी विशेषताएं हैं? तो पहली विशेषता इन्होंने बताई कि ये समाज सार्वभौमिक सिद्धांतों एवं अधिक विशेषीकरण पर आधारित हैं और जहां प्रत्येक संरचना एक विशेष कार्य करती है। ये इन्होंने बताया इस समाज के बारे में। इसके बाद फिर ये समाज अत्यधिक रूप से गतिशील होता है तथा इनमें खुली वर्ग संरचनाएं होती हैं, जिनका प्रतिनिधित्व विभिन्न संघ के द्वारा किया जाता है, या इनका प्रतिनिधित्व विभिन्न संघ करते हैं। इसके बाद फिर अगला बताया इन्होंने कि यह आर्थिक व्यवस्था बाजार व्यवस्था पर आधारित होती है। मतलब ये जो समाज होता है, इसकी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित होती है? तो इन्होंने कहा कि बाजार व्यवस्था पर आधारित होती है इनकी अर्थव्यवस्था। इसके बाद फिर बाजार का प्रभाव समाज के अन्य पहलुओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों ही रूप से प्रभावित करता है। इसीलिए रिक्स ने इसे बाजारीकृत समाज भी कहा है। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर अगली विशेषता इन्होंने बताई कि अल्प कार्यात्मक समाजों में विभिन्न संघ अलग अलग कार्य करते हैं तथा संचार व्यवस्था एवं प्रौद्योगिकी अधिक विकसित होती है। ये इन्होंने कहा है यहाँ पर। अब अगला देखिए फ्रेंड, इसमें अगली विशेषता इन्होंने बताई कि इन समाजों की सरकारें सौहार्दपूर्ण जनसंपर्क व्यवस्था को उच्च प्राथमिकता देती हैं। ये इन्होंने बताया, और लोगों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील होती हैं तथा मानव अधिकारों की रक्षा करती है। ये इन्होंने बताया है इस समाज के बारे में। अब अगला देखिए फ्रेंड, इसमें अगले समाज के बारे में बताया उन्होंने समपार्श्वी समाज, जिसे प्रिज्मेटिक समाज भी कहा जाता है। तो रिक्स के अध्ययन का केंद्रीय बिंदु समपार्श्वी समाज ही रहा था। और रिक्स के अनुसार समपार्श्वी समाज क्या है? तो इन्होंने कहा कि समपार्श्वी समाज वह समाज है जिसने विशिष्टीकरण का स्तर, आधुनिक प्रौद्योगिकी के लेन देन में आवश्यक भूमिकाओं का विशेषीकरण आदि तो प्राप्त कर लिया है, किंतु इन भूमिकाओं को जोड़ने में असफल रहा है। ठीक है, और रिक्स ने समपार्श्वी समाज को बहुकार्यात्मक समाज और अल्प कार्यात्मक समाज के बीच का समाज कहा है। आ रहा समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। ये जितने समाज के बारे में आपको हम पढ़ा रहे हैं, इसमें आपसे 5 नंबर के क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और 3 नंबर के क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इसके बाद फिर रिक्स ने कुछ इस समाज की विशेषताएं बताई हैं। तो इस समाज की कौन कौन सी विशेषताएं हैं समपार्श्वी समाज की? तो देखिए, इसमें पहली विशेषता इसकी आती है विजातीयता। तो 3 विशेषता इन्होंने बताई थी, विजातीयता, औपचारिकता और इसके बाद में अति आच्छादन। ये 3 प्रकार की विशेषताएं इन्होंने इसकी बताई है। तो पहला देखिए इसमें विजातीयता। तो इसका अर्थ क्या है? तो देखिए इसमें, तो इसका अर्थ है भिन्न प्रकार की व्यवस्था, व्यवहार, क्रियाएं तथा दृष्टिकोण आदि की उपस्थिति, जो कि समपार्श्वी समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है। इसके बाद फिर
पूर्णतः विरोधी दृष्टिकोण के समानांतर सह अस्तित्व के कारण एक समपार्श्वी समाज में होने वाला परिवर्तन असंगत तथा अपूर्ण होता है तथा ऐसे समाज में पूर्व पश्चिम, पूंजीवाद, समाजवाद, गांव शहर जैसी विरोधी प्रवृत्तियां सब साथ साथ चलती है। ये इन्होंने कहा है विजातीयता के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद फिर दूसरी विशेषता उन्होंने बताई औपचारिकता। तो समपार्श्वी समाजों में संविधान, कानून, नियम, सरकार आदि औपचारिक रूप से विद्यमान होते हैं। प्रभावी रूप से व्यवहार में मानदंडों तथा वास्तविकताओं के बीच में अंतर पाया जाता है। यहाँ पर नियम कानून तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही होती है। प्रशासनिक अधिकारी नियमों के संबंध में दोनों प्रकार का व्यवहार करते हैं, अर्थात नियमों पर डटे रहते हैं या फिर नियमों का पालन करते हैं या फिर कभी कभी इनकी उपेक्षा या उल्लंघन भी करते रहते हैं। इसके बाद फिर अगले विशेषता आती है अति आच्छादन। ठीक है, तो इस समाज में नए या आधुनिक संगठन खड़े तो किए जाते हैं, किंतु फिर भी वास्तव में पुराने संगठन सामाजिक व्यवस्था पर प्रभुत्व जमाए रखते हैं और इन समाजों में संसद, सरकारी कार्यालय, बाजार, स्कूल आदि के द्वारा विभिन्न राजनीतिक, प्रशासनिक एवं आर्थिक कार्यों को संपन्न किया जाता है। इसके बाद फिर उनका व्यवहार कुछ परंपरावादी संगठनों जैसे परिवार, धर्म, जैसे जाति आदि से प्रभावित होते हैं। तो ये इन्होंने इस समपार्श्वी समाज की विशेषता बताई है फ्रेंड। तो आपसे 3 नंबर में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि समपार्श्वी समाज की विशेषता बताइए, तो आपको ये तीनों की हेडिंग लिखना है सिर्फ। ठीक है, और इसके बाद अगर 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको इनका पूरा वर्णन करना होगा। अब इसके बाद में अगला देखिए साला मॉडल। तो फ्रेडरिक डब्ल्यू रिक्स ने, या जो फ्रेड डब्ल्यू रिक्स थे, तो इन्होंने साला मॉडल भी प्रस्तुत किया था। तो साला मॉडल क्या है, तो इसमें देखिए, अब जो साला शब्द होता है यह स्पेनिश भाषा के साला शब्द से मिलकर बना है। तो ये स्पेनिश भाषा का शब्द ध्यान रखना। एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि फ्रेड डब्ल्यू रिक्स ने जिस साला मॉडल को प्रस्तुत किया था तो उसमें साला शब्द कौन सी भाषा का शब्द है, तो ये स्पेनिश भाषा का शब्द है साला। ठीक है, जिसमें लैटिन अमेरिका में इस साला शब्द का अर्थ क्या होता है, सरकारी कार्यालय। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो साला शब्द होता है ये कौन सी भाषा का है, तो स्पेनिश भाषा का है, और इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है सरकारी कार्यालय। ये लैटिन अमेरिका में सरकारी कार्यालयों के लिए इस साला शब्द का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो साला का सरल अर्थ याद रखना आप लोग, सरकारी कार्यालय। अब इसके बाद में यह बहुकार्यात्मक समाज में इसे चैम्बर कहा जाता है। इसके बाद फिर अल्प कार्यात्मक समाज में इसे ब्यूरो कहा जाता है, और समपार्श्वी समाज की नौकरशाही के लिए साला शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। ठीक है, और इन समाजों की प्रशासनिक व्यवस्थाओं का आदर्श प्रकार से यह प्रतिनिधित्व करता है। इसके बाद फिर साला मॉडल या साला प्रारूप, इसकी कुछ विशेषताएं रिक्स ने बताई हैं। तो इसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं, तो देखिए इसमें पहला आता है इसमें कि आदिमकालीन एवं आधुनिक दोनों प्रकार के प्रशासनों की विशेषताएं इसमें पाई जाती है। इसके बाद फिर अगला इन्होंने बताया कि सरकारी अधिकारी प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर चुने जाते हैं, किंतु चयन जब इनका होता है तो इनके चयन में भाई भतीजावाद जैसे समस्या होती है, रिश्वत इसमें पाई जाती है। अब भाई भतीजावाद का मतलब कि अपने जो रिश्तेदार होते हैं, जो घनिष्ठ संबंधी होते हैं, उनको पहले सेवा में नियुक्त करना। ठीक है, इसके बाद फिर अगर पैसे देकर नियुक्त होना है तो पैसे देकर भी इसमें नौकरी लगते हैं या इनका सिलेक्शन किया जाता है। तो ये ऐसी समस्या होती है ये साला मॉडल में, ये बता रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद फिर अगली विशेषता देखिए इसमें। तो अगली विशेषता इन्होंने बताई कि साला अधिकारी। ठीक है, तो साला अधिकारी सामाजिक कल्याण की अपेक्षा निजी उन्नति या धन प्राप्ति को प्राथमिकता देते हैं। अर्थ मत में तो जो भी अधिकारी वर्ग होता है वह क्या करता है, समाज कल्याण तो कम करता है, ज़्यादा खुद का कल्याण करता है। मतलब
खुद की उन्नति ज़्यादा करता है। इसके बाद फिर धन एकत्रित करने को प्राथमिकता देता है। इसके बाद फिर अगला आता है इसमें कि अधिकारियों का व्यवहार तथा कार्य निष्पादन रूढ़िवादिता से प्रभावित होने के कारण उनके द्वारा नियमों एवं विनियमों का क्रियान्वयन व्यापक रूप से नहीं किया जाता। आ रहा समझ में? क्योंकि यहाँ पर जो अधिकारी होते हैं तो ये भी रूढ़िवादिता से ग्रसित होते हैं, परंपरावादी होते हैं, जिसके कारण ये नियमों का पालन ठीक ढंग से नहीं करते हैं। इसके बाद फिर अगला आता है कि रिक्स ने समपार्श्वी समाज को असंतुलित राज्य कहा है। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है 3 नंबर में कि रिक्स ने समपार्श्वी समाज को किस प्रकार का राज्य कहा है, तो उसने इसे असंतुलित राज्य कहा है, जिसमें राजनीतिक नेताओं की संवैधानिक शक्तियों के होते हुए भी नौकरशाही का प्रभुत्व होता है, ये इन्होंने कहा है। ठीक है, तो इन्होंने कहा रिक्स ने कि जो समपार्श्वी समाज होता है तो इसको इन्होंने असंतुलित राज्य कहा है। क्यों कहा? तो इसलिए कहा उन्होंने कि यहाँ पर जो राजनेता होता है या जो नेता होते हैं, ठीक है, तो संवैधानिक शक्तियाँ तो इनके पास है, परंतु नौकरशाही का इन पर प्रभुत्व होता है। नौकरशाही मतलब जो हमारे सरकारी अधिकारी होते हैं उनको नौकरशाह कहा जाता है। ठीक है, अब जो सरकारी नौकरशाह होते हैं ये इनका प्रभुत्व होता है, ये जैसा बोलते हैं वैसा नेताओं के द्वारा किया जाता है। यही लोग कोई भी विधि या कानून के लिए पहले एक प्रस्ताव तैयार करके देते हैं, उसी के आधार पर ये कानून निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं मंत्री वर्ग, ये ऐसा बताते हैं। इसके बाद फिर अगला आता है इसमें कि शाला अधिकारी निर्णय निर्माण प्रक्रियाओं में अल्प कार्यात्मक समाज की तुलना में अधिक प्रभुत्वशाली भूमिका निभाते हैं। इसके बाद फिर रेग्स के अनुसार समपार्श्वी समाज की नौकरशाही के व्यवहार तथा प्रशासनिक उत्पादन में घनिष्ठ संबंध होता है, क्योंकि इन समाजों में एक नौकरशाह जितना अधिक शक्तिशाली होगा उतना ही प्रभावशाली वह प्रशासक भी होगा। इसके बाद फिर परिणाम स्वरूप अपने हितों की रक्षा के लिए सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से नियंत्रित होने के कारण कानूनों के संचालन एवं अकुशलता, संस्थागत भ्रष्टाचार आदि इसमें पाए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो 5 नंबर में यह क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है। अब इसके बाद देखिए अगला जाता है कि जो समपार्श्वी समाज होते हैं तो समपार्श्वी समाज में निम्नलिखित अन्य तत्व होते हैं जिनका वर्णन इस प्रकार है। तो जो समपार्श्वी समाज होता है इसमें देखिए पहला तत्व होता है क्लैक्ट। ठीक है, तो क्लैक्ट्स ये क्या होता है देखिए, तो समपार्श्वी समाज में परिवारों, जातियों, समुदायों आदि की पूर्ण भूमिका होती है और समाज में नए समूहों का विकास भी होता है, जिन्हें रिक्स ने क्या कहा है, तो रिक्स ने इन्हें क्लैक्ट्स कहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिक्स के अनुसार क्लैक्ट्स क्या है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर जो क्लैक्ट्स की संज्ञा इसको दी गई है तो आधुनिक संगठन के संस्थागत उपायों का ये उपयोग करते हैं। तो क्लैक्ट्स है क्या, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। तो परिवार, जाति, समुदाय, ठीक है, ये इनकी पूर्ण भूमिका होती है और समाज में जो नए समूहों का विकास होता है तो इसी को ही इसने क्या कहा है, क्लैक्ट्स कहा है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये आधुनिक संगठन के संस्थात्मक उपायों का उपयोग करते हैं। अब इसके बाद फिर अगला आता है इसमें बाजार कैंटीन मॉडल। अब ये क्या है, तो देखिए, तो रिक्स के अनुसार समपार्श्वी समाज की अर्थव्यवस्था बाजार कैंटीन अर्थव्यवस्था कहलाती है। आ रहा समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना है, एक शब्द में आप इसे याद रखना कि बाजार कैंटीन मॉडल क्या है, तो ये बाजार जो अर्थव्यवस्था बाजार पर आधारित होती है उसको इसने कैंटीन मॉडल कहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है और इसके कुछ लक्षण इन्होंने बताए हैं। तो क्या लक्षण बताए इन्होंने, तो देखिए इसमें, तो पहला लक्षण इन्होंने बताया कि कीमतों का निश्चित न होना, इसके बाद फिर मूल्यों का समूह होना, अभिजात वर्ग का हस्तक्षेप, अभिजात को इंग्लिश में कहा जाता है एलिट। ठीक है, तो एलिट मतलब जिसको हम वीआईपी कहते हैं, है ना, तो एलिट, अभिजात या संभ्रांत जन, ये एक ही होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना आपको। तो अभिजात वर्ग का हस्तक्षेप इसमें होता है, ये इन्होंने बताया। और इस समाज में धन संचय नहीं होता है, यदि होता भी है तो यह निवेश के लिए पर्याप्त नहीं होता
और साथ ही समाज में सौदेबाजी, घूसखोरी, इनका प्रभाव भी देखने को मिलता है, ये इन्होंने बताया है। अब इसके बाद फिर अगला आता है भाई भतीजावाद। तो भाई भतीजावाद क्या है? तो भाई भतीजावाद का मतलब होता है कि जब किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा अपने घनिष्ठ संबंधों को अधिक बढ़ावा दिया जाता है तो उसे हम भाई भतीजावाद कहते हैं। जैसे किसी भी नौकरी की बात करें हम या और कोई कार्य की बात करें, ठीक है, तो उसे भाई भतीजावाद कहा जाता है। तो इसमें देखिए, तो इन्होंने कहा कि समपार्श्वी समाज के आदर्श एवं व्यवहार में अधिक समानताएं पाई जाती हैं और इसमें कठोर नियम व कानून को लागू करते हुए सामान्य हित पर बल दिया जाता है और इस समाज में प्रशासनिक संरचनाएं परिवारवाद और रक्त संबंध के आधार पर संचालित होती हैं और इसके साथ ही अधिकारियों के चयन में भी व्यक्तिगत संबंधों को वरीयता दी जाती है। तो यदि किसी अधिकारी का चयन करना है, ठीक है, तो चयन करने में अपने वालों को पहले चयनित किया जाता है, जो भी परिवार से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, उसको पहले चयनित किया जाता है। तो इसको इन्होंने रिक्स ने भाई भतीजावाद कहा है। इसके बाद फिर अगला आता है बहुसंप्रदायवाद। तो रिक्स ने कहा कि समपार्श्वी समाज में विभिन्न धर्म, जाति, संप्रदाय, वंश, नस्ल एक साथ निवास करते हैं और ये संगठन में अपने परंपरावादी विचारों से प्रभावित होकर कार्य करते हैं और इस समाज में यह पाया जाता है कि अधिकारी जिस समुदाय का होता है उसका पक्ष वह जरूर लेता है, ठीक है, ये इन्होंने कहा है रिक्स ने। तो आज भी हम देखते हैं, भारत हो चाहे विश्व में कोई सा भी देश हो, ठीक है, तो भारत में भी अपन देखते हैं जैसे अधिकारी है तो वह अपने परिवार का पक्ष पहले लेगा, अपने समाज का, अपने जाति का पक्ष पहले लेता है, ठीक है। तो ये इन्होंने बताया है इसकी सब विशेषताओं के बारे में, तो आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए अगला जाता है बहुमूल्यवाद। अब बहुमूल्यवाद क्या होता है? इन्होंने कहा कि समपार्श्वी समाज में भिन्न भिन्न मान्यताएं या मूल्यहीनता पाई जाती है और इसमें मूल्य एवं आचरण एक जैसे नहीं होते, ठीक है, और साथ ही विरोधी और भ्रमपूर्ण मूल्यों की अधिकता रहती है और अर्थात इन्होंने कहा कि जो साला अधिकारी होता है तो साला अधिकारी जनता से कहते कुछ और हैं और ये करते कुछ और हैं, ये इन्होंने कहा है इसके अंतर्गत। अब इसके बाद फिर अगला आता है सत्ता एवं नियंत्रण की पृथकता। तो समपार्श्वी समाज में अत्यधिक केंद्रीकृत और एकीकृत सत्ता पाई जाती है और इस समाज में सत्ता एवं नियंत्रण के मध्य विभाजन होता है, अर्थात सत्ता साला अधिकारियों के पास रहती है और उसका नियंत्रण गैर प्रशासनिक व्यक्तियों के हाथ में होता है, ठीक है। तो ये इन्होंने कहा है रिक्स ने, तो जो आपको ध्यान रखना फ्रेंड, ठीक है। अब इसके बाद अगला जाता है कि रिक्स ने जो विचार प्रस्तुत किए हैं उनकी आलोचना, ठीक है। तो रिक्स की आलोचना किन आधारों पर की जाती है? तो देखिए इसमें, तो जो फ्रेड डब्ल्यू रिक्स थे, तो रिक्स का तुलनात्मक लोक प्रशासन में महत्वपूर्ण योगदान रहा है और पर्यावरण के संदर्भ में उन्होंने प्रशासन के अध्ययन को एक महत्वपूर्ण आयाम प्रदान किया है, लेकिन कुछ कारणों से फिर भी इनकी आलोचना की जाती है। तो वे कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण इनकी आलोचना की गई है? तो देखिए इसमें आलोचना का पहला पॉइंट आता है कि रिक्स ने अपने अध्ययन के संदर्भ में कई ऐसे नए शब्दों का उपयोग किया है, ठीक है, जो एक जाल बनकर रह जाते हैं। मतलब कुछ ऐसे शब्दों का उपयोग किया है जो कभी कभी आम व्यक्ति की समझ से परे होते हैं और यह साला मॉडल एक शब्द का जाल बनकर रह गया है। इसके बाद फिर दूसरा पॉइंट है कि रिक्स ने अंतर विषय दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए यह माना है कि प्रशासनिक विषय गैर प्रशासनिक व्यवहार के अंग हैं, अतः इनका अध्ययन करने के लिए राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक पहलू पर दृष्टिपात करना होगा और यह मूल विषय से ध्यान हटाता है। फिर इसके बाद फिर अगला इन्होंने आलोचना का पॉइंट बताया कि समपार्श्वी समाज में इतनी ज़्यादा भिन्नता पाई जाती है कि कोई एक मॉडल उपयोगी नहीं हो सकता, ठीक है। इसके बाद फिर अगला पॉइंट इन्होंने बताया आलोचना का कि रिक्स ने समपार्श्वी समाज में राजनीति पर नौकरशाही को हावी बताया है। राजनीतिज्ञ नौकरशाही की इच्छा पर केवल मुहर लगाने का कार्य करते हैं और यह मान्यता भारत में बिल्कुल सही नहीं है। इसके बाद फिर
अगला आता है कि रिक्स ने समपार्श्वी समाज की केवल नकारात्मक छवि को उभारा है, जिसमें औपचारिक विभिन्नताओं पर बल दिया जाता है किंतु व्यवहार में इसकी उपेक्षा की जाती है और कभी कभी ऐसा लोगों की भलाई के लिए भी किया जाता है। इसके बाद फिर अगला है पॉइंट कि रिक्स का विचार पश्चिमी मानदंडों से प्रभावित था। इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है इसमें कि रिक्स ने अमेरिका को अल्प कार्यात्मक व्यवहार के निकट माना है, लेकिन लोक प्रशासन के एक विद्वान है जिनका नाम है मुनरो। तो मुनरो के अनुसार अमेरिकी समाज में कई समपार्श्वी समाज पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे श्वेत और निग्रो प्रजाति के लोग पाए जाते हैं और श्वेत और निग्रो के बीच में भेदभाव का पाया जाना। ठीक है, तो ये सब आलोचनाओं के पॉइंट थे फ्रेंड, जो आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से ये जो रिक्स ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, तो इससे संबंधित आपसे 3 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, 5 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और 11 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अब अंत में इसका निष्कर्ष कैसे लिखेंगे, तो मैं आपको बार बार बताता हूं कि निष्कर्ष ज़्यादा बड़ा आपको नहीं लिखना है, 1/3 आपको निष्कर्ष लिखना है और निष्कर्ष सिर्फ और सिर्फ 11 नंबर के उत्तर में ही लिखना है। ठीक है, 5 नंबर वालों में आपको बिल्कुल नहीं लिखना निष्कर्ष, उसमें निष्कर्ष की आवश्यकता नहीं होती। तो इसका निष्कर्ष यह है कि उपयुक्त आलोचनाओं के बावजूद रिक्स का उपागम तीसरी दुनिया के देशों में लोक प्रशासन का एक व्यावहारिक अध्ययन प्रस्तुत करता है। विकसित एवं विकासशील देशों के प्रशासन में मुख्य अंतर उनके सामाजिक सांस्कृतिक विरासत के भेद का नहीं है, बल्कि वर्तमान में उनके अपने अपने आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक परिवेश का है। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको इस प्रकार से निष्कर्ष लिखना होगा, ज़्यादा बड़ा निष्कर्ष आपको बिल्कुल नहीं लिखना है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लेकर प्रस्तुत होंगे हम, तब तक के लिए नमस्कार।